कोरोना काल में ये एलोपैथी की फार्मा लॉबी और क्या करती है, ये एलोपैथी की फार्मा लॉबी अपने दाम बढ़ाने, लोगों को लूटने के लिए दाम बढ़ाने का काम किया। हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ, एक बेड जिसकी कीमत 3,000 रुपए प्रतिदिन की थी, उसकी कीमत 50,000 रुपए प्रतिदिन तक ली है। एक आईसीयू का बेड, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर जो 150 रुपए का मिलता था, 150 रुपए का, उसको 5-5 हजार रुपए में, 10-10 हजार रुपए में, 70-70 हजार रुपए में लोगों ने बेचा है। तो चिकित्सा के नाम पर यह लूट का, डकैती का कारोबार चला है कि आईएमए इंडियन मार्केटिंग एसोसिएशन ज्यादा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं है। इसको देखकर तो यह लगता है जब यह स्टेटमेंट जारी करता है कि भारत में स्वास्थ्य का ठेकेदार यही है, लेकिन आज तक आईएमए ने कोई गांव के गरीब व्यक्तियों को इलाज कैसे मिले इसके ऊपर कभी चिंतन नहीं किया। आज तक आईएमए ने भारत के अंदर जो दवाओं के दाम बढ़ते हैं, उन दवाओं के दाम कैसे कम हो इसके ऊपर कोई चिंतन नहीं किया। भारत के बाजार में किस प्रकार से ब्रांडेड की जगह जेनेरिक दवाइयां, सस्ती दवाइयां मिले, इसके ऊपर आईएमए ने कोई सवाल नहीं उठाया। जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनी जिसके ऊपर विदेशों में हजारों करोड़ का जुर्माना हो चुका, इस जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी से देश के बच्चों को कैसे बचाएं इसके ऊपर आईएमए ने कभी कुछ नहीं किया। पूरे देश व दुनिया की जितनी डंपिंग और कूड़े में डालने वाली दवाइयां जो पूरी दुनिया में बैन हो जाती है, उन दवाइयों को भारत की मार्केट में लॉन्च किया जाता है। उन दवाइयों के ऊपर आईएमए ने कभी कुछ नहीं कहा, कोई रोक लगाने की बात नहीं की। फार्मा लॉबी, मेडिकल माफिया हर लेवल के ऊपर रिश्वत देती है, उसके ऊपर आईएमए ने कभी कुछ नहीं किया। डॉक्टर किडनी निकाल लेते हैं, ऐसे किसी भी डॉक्टर के ऊपर आईएमए ने कोई कार्रवाई नहीं की। आईएमए क्या करता है, आईएमए दिखावा तो यह करता है कि हेल्थ का ठेकेदार यही है। मतलब पूरे भारत में यदि कोई व्यक्ति बचा है, कोई व्यक्ति स्वस्थ है और बीमार है, तो उसको ठीक करने का काम केवल आईएमए कर सकता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं है, ये इंडियन मार्केटिंग एसोसिएशन है। इसके जो पदाधिकारी काम करते हैं, उन पदाधिकारियों का रवैया कई बार इतना मूर्खतापूर्ण होता है कि वो उसको इंडियन मेंटल एसोसिएशन बहुत कहते हैं। वो क्या कहते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग किसको एंडोर्स करते हैं, वो कहते हैं कि पेप्सी जो उत्पाद बनाती है वो आप पिएंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। पूरी दुनिया में पेप्सी के ऊपर, कोक के ऊपर बैन लग रहा है, बच्चों को बीमार करने की, मोटापा करने का काम करता है। 2005 में पेप्सी और कोक के जब सैंपल भरे गए तो उसमें कीटनाशक इंडोसल्फान से लेकर मेलाथियान से लेकर जहरीले कीटनाशक पाए गए, जिसको अगर कोई पी ले तो कैंसर हो जाए या वो मर जाए। तो ऐसी कंपनी के उत्पादों को बेचने का काम आईएमए करता है। आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कहता है कि आयुर्वेद से ठीक नहीं हो सकते, कोरोनिल अच्छी नहीं है, योग से ठीक नहीं हो सकते, उसका तो वो विरोध करते हैं। जिसके रिसर्च जर्नल 4 और 5 की कैटेगरी के इंपैक्ट वाले रिसर्च पेपर जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, उसके ऊपर पूज्य स्वामी जी महाराज ने पब्लिश किए हैं। ऐसे रिसर्च पेपर जिसमें एनिमल ट्रायल हुआ है, जिसमें ह्यूमन ट्रायल हुआ है, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया जा चुका है, ऐसे रिसर्च किए हुए रिसर्च पेपर को तो वो नकारता है। और ऐसी रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, प्लाज्मा, फेविफ्लू, टेमीफ्लू, इन सारी दवाइयों का जिनका कहीं कोई रिसर्च और एविडेंस नहीं है, उसके बारे में ये कहता है कि ये तो बहुत अच्छी हैं। इनके रोक लगाने के लिए कभी उन्होंने आवाज नहीं उठाई। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या करता है, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि ये फला कंपनी का आप अगर साबुन ले आएंगे, हैंड वॉश ले आएंगे, तो ये 100% श्योर करता है कि आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। मेरे पड़ोसी के घर में डेटॉल से वो हाथ धोते थे, हाथ धोते धोते उन सबको कोरोना हुआ। तो डिटोल को बेचने का काम करते हैं। अपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का लोगो डॉक्टर के कोट की कीमत होती है, डॉक्टर के सफेद कोट को उन्होंने बाजार में बिकाऊ कर दिया। जिस प्रकार से सब्जी मंडी में बोली लगती है, वैसे बोली लगवाने का काम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मूर्खता देख लीजिए। भारत के अंतिम गांव में जिसको वो नीम हकीम कहते हैं, झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, वो भी उससे अच्छे हैं। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपना लोगो लगाकर, अपनी मोहर लगाकर सर्टिफिकेट देती है रिटर्न में कि ये फला कंपनी का पेंट आप घर में लगा लेंगे तो आपके घर में कोई बैक्टीरिया, वायरस नहीं आएगा। तो मोदी जी को, देश की हेल्थ मिनिस्ट्री को और WHO को तो
तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बुलाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि पूरी दुनिया में यदि कोरोना को खत्म करना है तो आप बताइए कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, कौन सा पेंट लगाएं, कौन सी क्रीम लगाएं, कौन से साबुन से नहाएं, कौन से हैंड वॉश से मुंह धोएं, कौन सी कंपनी का आटा खाएं, कौन सी कंपनी का पानी पिएं, कौन सी कंपनी का तेल खाएं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो मूर्खतापूर्ण बात करती है। नीम हकीम भी अच्छा है इस देश का, जिसको वो झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, वो झोला छाप डॉक्टर भी अच्छा है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहती है कि इस खास कंपनी का पेंट आपने अपने घर में कर लिया तो आपके घर में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई बैक्टीरिया वायरस आ नहीं सकता। और बहुत से ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने पेंट भी किया, जिन्होंने साबुन से हाथ भी धोए, उन्होंने वाटर प्यूरिफायर का भी प्रयोग किया, लेकिन फिर भी उनको बीमारियां हुई। और क्या दावा करती है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मूर्खता की हद देख लीजिए। वो कहती है कि ये फला कंपनी की क्रीम आप लगा लेंगे तो आपको जीका वायरस नहीं होगा। जीका वायरस एक वायरस आया था जो फैलता था, उस वायरस के कोई प्रभावी ट्रीटमेंट पूरी मेडिकल साइंस में नहीं है, लेकिन ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये कहती है कि आप यदि ये फला कंपनी की क्रीम लगाएंगे तो आपको जीका वायरस नहीं होगा, जीका बीमारी नहीं होगी। तो मूर्खता की हद करने का काम ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन करती है। और क्या मूर्खता करती है, ये एलईडी बल्ब बेचने का काम करती है। एलईडी बल्ब बेचते हुए ये कहती है कि ये फला कंपनी का आपने एलईडी बल्ब लगवा लिया तो जिस कमरे में ये बल्ब लगेगा उस कमरे में जितने भी वायरस और बैक्टीरिया हैं वो ठीक हो जाएंगे। जितने किसी बीमार व्यक्ति को आप बल्ब के नीचे सुला दो तो वो बीमार ठीक हो जाएगा। ये जो अपने देश के अंदर ये जो आरोप लगाते हैं ना कि कुछ लोग झाड़ फूंक करते हैं, ओजागिरी करते हैं, मंत्र मारते हैं, ढोंग आडंबर पाखंड करते हैं, उनका ढोंग आडंबर और पाखंड कम से कम वो किसी चीज को बेचने के लिए तो नहीं करते। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो इतनी बड़ी इंडियन मार्केटिंग एसोसिएशन है कि ये कहते हैं कि बल्ब लगा लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, आपको बैक्टीरिया और वायरस से बीमारी होने वाली नहीं है। अगर इतना ही साइंस इनके पास था तो ये कम से कम अपने डॉक्टरों के घर में बल्ब लगवा देते ताकि देवता तुल्य डॉक्टर हमारे कोरोना वॉरियर्स की जान तो नहीं जाती। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और कितनी मूर्ख है, ये रिफाइंड ऑयल के ऊपर मोहर लगाती है। ये कहती है कि इस कंपनी का आपने रिफाइंड ऑयल खा लिया तो आपको कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी बीपी नहीं बढ़ेगा, आपको कभी हार्ट की कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है या मार्केटिंग एसोसिएशन है, इसका काम तेल बेचना है, क्रीम बेचना है, बल्ब बेचना है, पेंट बेचना है या डॉक्टरी करना है। यदि ये पेंट बेचना चाहती है, बल्ब बेचना चाहती है, तेल बेचना चाहती है तो बेचे, इससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम ये भारत के करोड़ों डॉक्टर, लाखों डॉक्टरों को बदनाम करने का काम ना करे। ये अपने आप को ये ना कहे कि हम डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो साफ कहें कि हम तो मार्केटिंग करने का काम करते हैं। वो सफेद कोट को बदनाम करने का काम ना करें। ये फिर क्रीम के बारे में कहते हैं, फिर ये बल्ब के बारे में कहते हैं और कहते हैं कि 85% जर्म इनके किल हो जाएंगे। पतंजलि ने जो कोरोना की दवाई बनाई उसके ऊपर तो रिसर्च पेपर छापे गए हैं। देश और हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से पूछना चाहते हैं कि आपके वो वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने बल्ब के ऊपर रिसर्च की? आपने वो कौन सा रिसर्च पेपर पब्लिश किया, किस रिसर्च जर्नल में पब्लिश किया जिसके आधार पर आप ये कहते हैं कि आप ये पेंट लगा लीजिए, आप ये बल्ब लगा लीजिए या क्रीम लगा लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे? ये देखिए बड़े बड़े दावों में, बड़े बड़े अक्षरों में ये उसको एंडोर्स करने का काम करती है। और तो और ये कहते हैं कि ये खास कंपनी का पानी पियोगे आप, फिल्टर किया, तो ही आप स्वस्थ रहोगे, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। इसको आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहेंगे या मार्केटिंग एसोसिएशन कहेंगे कि इस कंपनी का पानी पिएंगे तो आप ठीक होंगे। ये वाटर प्यूरिफायर 100 साल से बनने शुरू हुए हैं। इस भारत में हजारों सालों से, लाखों सालों से हमारे पूर्वज रहते आए हैं। हमारे आयुर्वेद के अंदर किसी कंपनी की मार्केटिंग नहीं की गई। हमारे आयुर्वेद में तो पानी, बरसात का पानी कैसा होता है, झरने का पानी कैसा होता है, कुएं का पानी कैसा होता है, नदी का पानी कैसा होता है, तालाब का पानी कैसे होता है, बरसात का पानी को सबसे अच्छा बताया गया। उस समय जब माइक्रोस्कोप नहीं बना था, उस समय हमारे पूर्वजों ने चरक सुश्रुत से लेकर आयुर्वेद की परंपरा के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि सबसे अच्छा पानी बरसात का पानी होता है। फिर उन्होंने कुएं के पानी के बारे में, झरने के पानी के बारे में लिखा है और उन्होंने साफ साफ लिखा है जब कोई बैक्टीरिया और
वायरस की जर्म थ्योरी नहीं थी, तो उस समय उन्होंने कहा है कि नदी का पानी नहीं पीना चाहिए, और बरसात के दिनों में तो नदी का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जब नदी शांत हो तो उस समय पानी पी सकते हैं। तो हमारे यहाँ इतनी रिसर्च रही है और हमारे यहाँ देश के लोगों की इतनी इम्यूनिटी रही है कि आज भी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर के ऐसे बहुत से जिले हैं जहां पर लोग सीधा तालाब का पानी पीते हैं, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं होती। आज भी जैसलमेर में, जोधपुर में ऐसे हजारों लाखों गांव हैं, करोड़ों परिवार हैं जो पूरे साल का पानी अपने घर के आंगन की टंकी में, चूने की बनी हुई टंकी में स्टोर करते हैं, और बिना किसी फिल्टर के पूरे एक साल वो पानी चलता है, किसी मिनरल की कमी नहीं आती, और उस पानी को पीकर लोग स्वस्थ बनते हैं। तो जब भारत में इतना बड़ा विज्ञान रहा है तो ये खास कंपनी का पानी पिलाने का काम करते हैं। तो ये इंडियन मार्केटिंग एसोसिएशन है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो नहीं हो सकती। और ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या करती है, आप अंदाजा लगाइए, आप देखिए, अपने भारत के ऊपर तो आरोप लगाती है, भारत के बारे में तो ये बात करती है और ये कहती है। आज आपने देखा होगा कि एक ब्लैक फंगस के नाम से और बीमारी आई है, व्हाइट फंगस आई है, येलो फंगस आई है। ये जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस आई है, इसका जिम्मेदार, आज वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार हमने जो एंटीबायोटिक दी, हमने जो स्टीरॉइड दिया, उसके कारण ये ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस आई है, येलो फंगस आई है। इस फंगस की हैसियत क्या है? जैसे हम हैं, जैसे हाथी और हाथी के सामने चींटी, हाथी के सामने जैसे चींटी की हैसियत है, वैसे ही हमारे सामने फंगस की हैसियत है। बैक्टीरिया, वायरस हमारे आने से लाखों साल पहले धरती पर थे, हमारे साथ हैं और हमारे जाने के बाद भी रहेंगे। अभी अंटार्कटिका में एक 20,000 साल पुराना वायरस मिला है, बर्फ के अंदर वो दबा हुआ वायरस है। वायरस की और बैक्टीरिया की लाइफ, ये ऐसे जीव हैं जिनकी लाइफ कितनी भी हो सकती है, ये डेड भी हो सकते हैं और ये लाइव भी हो सकते हैं, और ये उसके बीच की कड़ी में भी हो सकते हैं कि कोई वायरस इस टेबल के ऊपर है, वो 100 साल तक जीवित रहेगा, 100 साल बाद उसको फिर कोई होस्ट बॉडी मिलेगी, कोई एनवायरनमेंट मिलेगा, तो फिर से वो जीवित हो सकता है। तो ये बैक्टीरिया हमसे ज्यादा अमर हैं, हमसे ज्यादा प्रभावी हैं, ये हमसे ज्यादा रूप बदलने में माहिर हैं। तो ये फंगस जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, फंगस हमारे यहाँ प्याज में लगती है, आलू में लगती है। आप घर में कोई रोटी बाहर छोड़ दें, नमी वाला वातावरण हो, तो 4 दिन बाद आप देखेंगे तो सफेद सफेद फंगस लग जाएगी। ये फंगस ऐसी ही है, इस फंगस की कोई हैसियत नहीं है। इस फंगस ने भी, जो हाथी के सामने चींटी की तरह थी, उसने अपना रूप बदल लिया। क्यों? क्योंकि ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी स्वास्थ्य की ठेकेदार कंपनी, संस्थाएं हैं, वो फार्मा लॉबी की एजेंट बन गई हैं। वो फार्मा लॉबी की एंटीबायोटिक को बेचने के लिए बिना जरूरत के एंटीबायोटिक देते हैं, और हम जैसे हाथी की तरह थे और हमारे सामने फंगस की हैसियत चींटी की तरह थी, तो उस चींटी को, उस फंगस को एंटीबायोटिक दे देकर, जिंक की ओवर जो डोज दे देकर, बिना जरूरत के मिनरल्स और विटामिन्स दे देकर उन्होंने हाथी को तो चींटी बना दिया और चींटी को हाथी के बराबर बना दिया, जिससे पूरे देश में आज ब्लैक फंगस का खतरा फैला हुआ है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मॉडर्न मेडिकल साइंस ने, एलोपैथी ने जितनी एंटीबायोटिक बनाई है, वो एंटीबायोटिक फेल हो रही हैं। WHO का एक बयान मैं आपके सामने रखता हूं। WHO के मिस्टर टेड्रोस, जो डायरेक्टर जनरल हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो कोरोना है, ये तो खतरा है, लेकिन ये छोटा खतरा है, इससे भी एक बड़ा खतरा है। और वो जो बड़ा खतरा है वो इतना खतरनाक है कि उससे मानव जाति को खतरा हो सकता है। और ये खतरा ज्यादा दूर नहीं है, 20-30 साल दूर है, 2040 से लेकर 50 तक वो आ जाएगा। वो बड़ा खतरा, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जितनी भी एंटीबायोटिक है वो काम नहीं कर रही, और जो बैक्टीरिया जिसकी हैसियत हमारे सामने चींटी की तरह, मच्छर की तरह थी, हमने उसको इतना ताकतवर बना दिया, इतना उसका रूप चेंज कर दिया, उसको इतना चतुर और समझदार बना दिया एंटीबायोटिक खिला खिलाकर, कि वो सुपर बग का रूप ले लिया है। सुपर बग बनते हुए उसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही, और ये सुपर बग यदि मानव जाति के अंदर फैल गया तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मानव जाति के सामने, ये मेडिकल साइंस के सामने, ये सारे डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को उठाने का काम कभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो बल्ब बेचना है, उसको तो पेंट बेचने का काम करना है। अब पूरे देश और दुनिया में देखिए एंटीबायोटिक फेल हो रही हैं। 1940 में पहली बार पेनिसिलिन बनी, और पेनिसिलिन बनने के बाद सबको यह लगा कि ब्रह्मास्त्र मिल गया, अब तो पूरी दुनिया से रोगों का सफाया हो जाएगा। कोई भी बीमारी हो पेनिसिलिन लगा देते थे, लेकिन अभी 20 साल से आपने देखा नहीं होगा कि कोई भी पेनिसिलिन का प्रयोग नहीं करता। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन ने अपना असर
खो दिया, एंटीबायोटिक ने रूप बदल लिया। जिस जीवाणुओं के ऊपर वो असर करती थी, बैक्टीरिया के ऊपर, उस बैक्टीरिया ने अपने आप को उस पेनिसिलिन प्रूफ कर लिया, एक पेनिसिलिन प्रूफ जैकेट अपने बाहर बना लिया, अपना रूप बदल लिया। पेनिसिलिन उसको मिलती है तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाता है, भस्मासुर की तरह वो बैक्टीरिया और वायरसेस बन गए। तो एंटीबायोटिक असर करना बंद कर दिया। फिर हैवी डोज की एंटीबायोटिक बनाई गई, उसने भी असर करना बंद कर दिया। फिर और हैवी डोज की एंटीबायोटिक बनाई गई, उसने भी असर करना बंद कर दिया। और 1980 के बाद कोई नई एंटीबायोटिक का आविष्कार नहीं हुआ है। तो मानव जाति के सामने बड़ा खतरा क्या है कि सुपर बग आने वाला है, कोरोना से भी बड़ा खतरा है। अब एंटीबायोटिक ने तो असर खो दिया 60 साल के अंदर, 20 साल के अंदर, 10 साल के अंदर नई एंटीबायोटिक बनाते हैं तो 5 साल के अंदर बैक्टीरिया उसकी रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, अपना रूप बदल लेता है, अपना उसके लिए कवच तैयार कर लेता है, अपने जीन्स के अंदर, अपने जीनोम के अंदर इतना चेंजेस ला देता है कि वो बैक्टीरिया को मारने वाली एंटीबायोटिक दवा उसके ऊपर असर नहीं करती, बल्कि उसको और ताकतवर बनाने का काम करती है। ऐसे ही ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस में बिना सोचे समझे इस एलोपैथी ने लोगों को जिंक खिलाया, विटामिन सी खिलाया, जिससे उन लोगों की रक्षा तो हुई नहीं, उल्टी फंगस ताकतवर हो गई। तो ये बड़ा खतरा है। तो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही, लेकिन हमारा नीम, हमारी हल्दी, हमारी गिलोय 10,000 साल पहले जैसे काम करती थी वैसे ही आज भी काम करती है। उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। कोई बैक्टीरिया ऐसा नहीं है जो उसके आक्रमण से बच जाए, उसके लिए रूप बदल ले। क्यों? क्योंकि वो अंदर के जीनोम स्ट्रक्चर के ऊपर वार करने का काम करती है। अभी यदि हम चीन की बात करें तो भारत के अंदर तो भारत के सारे राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं भी 4 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन चीन के आज आप फोटो देखेंगे तो सोशल मीडिया में आपको पता लगेगा कि वहां 11-11 हजार लोग पार्टी कर रहे हैं, 11-11 हजार लोग किसी म्यूजिक की नाइट में आए हुए हैं और मास्क नहीं लगाया हुआ। किसी भी प्रकार से खतरा नहीं है। चीन की फैक्ट्रियां अपना प्रोडक्शन कर रही हैं। चीन ने 1 महीने के अंदर ही अपने यहां वायरस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या चीन जाकर वहां देखा कि इस वायरस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, भारत को कैसे हम बचा सकते हैं? तो चीन ने जो प्रयोग किया, पिछले साल रिपोर्ट आई कि चीन ने अपने 80 से 90% कोरोना मरीजों का इलाज चाइनीज थेरेपी से किया था, चाइनीज ट्रेडिशनल थेरेपी से किया था। उन्होंने मॉडर्न एलोपैथी का सहारा नहीं लिया। मॉडर्न एलोपैथी केवल क्रिटिकल पेशेंट के लिए उन्होंने प्रयोग की थी और अपने हर्बल मेडिसिन को प्रयोग करके, आयुर्वेद को प्रयोग करके। और यही आयुर्वेद देखिए 11वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी नाम का एक हमलावर आया था। उस बख्तियार खिलजी ने उस समय नालंदा नाम का एक विश्वविद्यालय होता था जहां पर 8-8 मंजिल ऊंचे पुस्तकालय होते थे। 80 लाख पांडुलिपियां उस पुस्तकालय के अंदर थी। 8 मिलियन 80 लाख पांडुलिपियां, जिसमें योग, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान से लेकर खगोल विज्ञान से लेकर सारा ज्ञान विज्ञान था। तो बख्तियार खिलजी के हमलावरों ने उस नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। अब आग लगाते लगाते भी कुछ पुस्तकें जो वहां के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास थी, शिक्षकों के पास थी, आसपास के गांवों में थी, उनको बचाने के लिए उस समय के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो खच्चरों पर लादकर तिब्बत में लेकर गए। तिब्बत में जाकर उनका चाइनीज भाषा में ट्रांसलेशन किया और भारत से यह योग आयुर्वेद का ज्ञान चाइना में पहुंचा। चाइना की सरकार ने उस चीन के अंदर हर्बल थेरेपी को बहुत प्रोटेक्ट करने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। चाइना में कोई व्यक्ति एमबीबीएस करता है तो उसको अनिवार्य तौर पर 30 से 40% उसको हर्बल चाइनीज ट्रेडिशनल थेरेपी के बारे में पढ़ना अनिवार्य है। कोई पेशेंट चाइना के किसी क्लिनिक में जाता है तो उसको एलोपैथी नहीं दी जाती, उसको पहले चाइनीज ट्रेडिशनल थेरेपी से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत अपवाद स्वरूप जब आवश्यकता पड़ती है तो एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। बाकी 80 से 90% हर्बल, हमारे आयुर्वेदा जो चाइना में गया है उससे उसका प्रयोग किया जाता है। और आगे आप देख रहे हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं का सबसे ज्यादा उपयोग आज के दिन अमेरिका कर रहा है और आयुर्वेदिक दवाओं को एक्सपोर्ट करने का काम भारत से भी ज्यादा चीन कर रहा है। चीन हमसे लीड लेने का काम कर रहा है और भारत में आयुर्वेद के ऊपर जितने पेटेंट नहीं हैं उससे अधिक पेटेंट भारत के बाहर हो रहे हैं। अकेले गिलोय के ऊपर 1600 से अधिक पेटेंट हो चुके हैं। कालमेघ नाम की एक औषधि है जो बुखार उतारने के लिए काम आती है। उस कालमेघ के ऊपर 4000 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। गिलोय के ऊपर 1600 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। बहुत से पेटेंट लिए जा चुके हैं। तो हमारी एक एक जड़ी बूटी के ऊपर, अदरक से लेकर, चिरायते से लेकर, कलौंजी से लेकर, मेथी से लेकर, सबके ऊपर
अमेरिका से लेकर यूरोप के पढ़े लिखे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। अब होगा क्या, हमारे यहाँ तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे लोग विरोध करेंगे योग आयुर्वेद का काम का, और हमारी सारी बौद्धिक संपदा को पेटेंट करवाने का काम बाहर के लोग करेंगे, और जो फ्री की गिलोय हमें 1 रुपए में मिलती थी, उस गिलोय के एक फाइटोकेमिकल्स को निकालकर वो उसकी दवा बनाएंगे, और उसी दवा का इंजेक्शन या उसी दवा की टेबलेट, उसी दवा का कैप्सूल वो हमें 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए में बेचने का काम करेंगे। और यही ज्ञान जब यूरोप होकर आएगा, अमेरिका होकर आएगा, तो हम कहेंगे कि ये बहुत बड़ा विज्ञान है, सुपर साइंस है। क्यों? क्योंकि वो हमें लूट कर बनाया गया है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आंख खोलकर देखे कि भारत के बाहर किस प्रकार से प्रयोग हो रहे हैं। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नीचे अध्यक्ष हैं, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोरोना एंडिंग ड्यू टू जीसस, IMA प्रेसिडेंट जयलाल वांट्स टू मेक हॉस्पिटल्स ए वेपन ऑफ क्रिश्चियन कन्वर्जन। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में मेरा काम इलाज करना नहीं है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना हूं तो मुझे तो एक ही काम करना है, मुझे तो इन हॉस्पिटल के माध्यम से जो लोग आए ना उनको कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाना है। ये कोरोनिल और आयुर्वेद के ऊपर तो सवाल उठाते हैं, पूज्य स्वामी जी के ऊपर सवाल उठाते हैं। पूज्य स्वामी जी तो भगवा वस्त्र में होते हुए, सन्यासी होते हुए भी विज्ञान की बात करते हैं। और ये ऐसे पढ़े लिखे लिटरेट इडियट जो कहते हैं कि हमने MBBS MD की है, हम मॉडर्न मेडिकल साइंस को, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि कोरोना यदि जाएगा तो ईसा मसीह की कृपा से जाएगा। कोरोना भारत में जो कंट्रोल हुआ वो ईसा मसीह की कृपा से हुआ। यदि आपका ईसा मसीह, यदि आपका भगवान, यदि आपके बाइबल से यदि ये कोरोना कंट्रोल होने वाला था, तो पूरे भारत में जितनी डेथ हुई है उससे ज्यादा तबाही और डेथ तो USA में हुई है। USA में तो ज्यादातर लोग ईसा मसीह को मानने वाले हैं, इटली में हुई है, वहां पर भी ईसा मसीह को मानने वाले हैं, UK में हुई है, वहां पर भी ईसा मसीह को मानने वाले हैं, फ्रांस में हुई है, वहां पर भी ईसा मसीह को मानने वाले हैं। यदि ईसा मसीह में, देखिए हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सब महापुरुष किसी भी धर्म में हुए हैं उनका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी मरे हुए व्यक्ति के कृपा के कारण कभी कोई कोरोना या बीमारी कंट्रोल नहीं होती। ऐसी ओझागिरी, ऐसी नीम हकीमी तो भारत के अंतिम गांव में बैठा हुआ आयुर्वेद का कोई वैद्य भी नहीं करता, वो भी इलाज देकर इलाज करता है। पूज्य स्वामी जी महाराज तो विज्ञान की बात करते हैं और IMA ऐसे अज्ञान की बात करता है। तो हम आह्वान करते हैं कि इस देश में जितने समझदार और अच्छे डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर अपने आप को IMA से अलग करें। वो IMA नहीं है। यदि वो खुद को IMA से जोड़ेंगे, और IMA कोई सरकारी संस्था नहीं है, IMA एक NGO है, कोई भी व्यक्ति संस्था के रूप में रजिस्टर्ड करवा सकता है। जैसे IMA एक प्रोफेशनल संस्था है, एक व्यवसाय करने वालों की संस्था है। जैसे आप और मैं YouTube के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो हम YouTube ब्लॉगर्स की एक संस्था बना सकते हैं। हमारे शहर में ड्राइवर है तो ड्राइवर एसोसिएशन बना सकते हैं। हमारे शहर में सब्जी बेचने वाले हैं तो वो सब्जी एसोसिएशन बना सकते हैं। हमारे शहर में जो फेरी वाले हैं वो इंडियन फेरी वाला एसोसिएशन बना सकते हैं। हमारे शहर में, किसी शहर में यदि कोई कसाई हैं और वो मुर्गे काटने का काम करते हैं, बकरे काटने का काम करते हैं, तो जितने कसाई हैं वो कसाई मिलकर, ताकि उनके मुर्गे ज्यादा कटें, बकरे ज्यादा कटें, लोग ज्यादा मीट खाएं, उनको कोई रोके नहीं, उनको कोई टोके नहीं, वो गंदगी फैलाते रहें, उनके मांसाहार के खिलाफ कोई कानून ना बना सके, कोई आवाज ना उठा सके, तो वो भी मिलकर अपना वोट बैंक बना सकते हैं। तो ये व्यवसाय की एक संस्था है। और तो और जो शराब बेचने वाले ठेके हैं ना, उन ठेकों के जो ओनर हैं वो ठेकेदार एसोसिएशन बना सकते हैं, शराब कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन बना सकते हैं। तो ये एसोसिएशन कोई भी बना सकता है। इस एसोसिएशन का कोई सरकारी वैल्यू नहीं है, कोई देश के लोग इसको चुनते नहीं है। ये तो एक व्यवसाय के लोगों ने इसलिए बनाई है ताकि हमारा व्यवसाय चलता रहे, कोई हमें रोके नहीं, कोई हमें टोके नहीं। ये मिस्टर जयलाल है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसमें किसी भी शहर के, जैसे किसी भी XYZ शहर के डॉक्टर तो इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि और कोई एसोसिएशन नहीं है। मेरे पास कुछ डॉक्टर आए, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आप ये जो डॉक्टरों का विरोध करते हैं ये बहुत गलत करते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि हम तो डॉक्टरों का विरोध नहीं करते, बहुत से डॉक्टर योग करते हैं, पतंजलि से जुड़े हुए हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं, वो डॉक्टर तो पूजनीय है, वो तो देवता है। और ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, गलत ऑपरेशन नहीं करते, गलत दवा नहीं देते, 12 घंटे मेहनत करते हैं, 16 घंटे मेहनत करते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं, उनको तो हम देवता मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नाम लेते हैं, ये हम डॉक्टर ही तो हैं। तो मैंने उनको समझाया कि डॉक्टर का मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो कुछ ऐसे डॉक्टरों का समूह है जिसमें से कुछ पदाधिकारी तो वो उन्होंने ही बताया कि ऐसे हैं जिनकी ओपीडी नहीं चलती, जिनके पास कोई पेशेंट नहीं है, तो वो इस मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में जुड़ जाते हैं और जुड़कर कहते हैं कि चलो हम अब डॉक्टरी वोक्टरी तो चल नहीं रही, थोड़ी सी राजनीति कर लेते हैं। तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोई गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, इसको कोई देश के लोगों ने नहीं चुना। ये एक व्यवसाय करने वाले लोगों का समूह है जो डॉक्टर के हित की रक्षा करने का काम करती है। अब डॉक्टर जुड़ जाता है, वो इसलिए जुड़ता है कि कहीं कोई मारपीट हो गई, मेरे हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गई, तो कहीं कोई हंगामा करे तो हम एसोसिएशन बनाकर रहेंगे, तो हम डीएम से मिलेंगे, एसपी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का काम करेंगे ताकि कोई हमारे साथ मारपीट ना करे। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूनियन बनाई गई है और ये यूनियन कोई भी बना सकता है। ये यूनियन, ये संगठित गिरोह कोई भी बना सकता है अपने आप को बचाने के लिए। ये ऐसी यूनियन बनाई गई है। अब आप देखिए, ये डॉक्टर जयलाल हैं, ये डॉक्टर हैं या पास्टर हैं, ये पादरी हैं या वैज्ञानिक हैं। और ऐसे डॉक्टर जो किडनी निकालने का काम करते हैं उनको हम डॉक्टर कहेंगे या डकैत कहेंगे? आप खुद निर्णय कीजिए। ये देखिए, आईएमए पूरी नहीं, केवल आईएमए के पदाधिकारी, आईएमए के अंदर बहुत से अच्छे डॉक्टर जुड़े हुए हैं जो डॉक्टर हमसे मिलने आए थे। जब हमने उनको कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो पेंट बेचती है, बल्ब बेचती है, तो उन्होंने कहा वो स्टेट लेवल के पदाधिकारी थे तो उनको भी नहीं पता था कि उनके बिहाफ के ऊपर क्या खेल रचाया जाता है, कैसे डॉक्टरों को बदनाम किया जाता है। जब मैंने उनको प्रिंट निकाल कर दिए कि ये तेल बेचने का, बल्ब बेचने का काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये पता ही नहीं था, हम तो अभी जाकर नेशनल बॉडी से सवाल जवाब करेंगे और यदि उन्होंने ठीक से उत्तर नहीं दिया तो हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में लात मारकर इसको छोड़ देंगे और इसके स्थान पर अच्छे डॉक्टरों की अच्छी संस्था बनाएंगे। और अधिकतर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो जिला और राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं उनको इसकी जानकारी भी नहीं है। और सच क्या है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मिस्टर जयलाल कहते हैं कि ही वांट्स टू कन्वर्ट यंग मेडिकल स्टूडेंट्स to Christianity. Sees IMA as a platform to spread words of Jesus Christ. वो कहते हैं कि मेरा तो एक ही उद्देश्य है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने का, कि मैं ये देखता हूं कि ये जो यंग मेडिकल स्टूडेंट आते हैं हमें इनका ब्रेन वॉश करना है ताकि ये भारतीय संस्कृति से, भगवा से, योग से, आयुर्वेद से ये घृणा करने लगे, नफरत करने लगे। और मैं तो इसको ये प्लेटफॉर्म मानता हूं कि जिससे वो क्रिश्चियन बन जाएं और ईसा मसीह के जो उपदेश है मैं उनको दे सकूं, उनको सुना सकूं। तो ये अल्टीमेट उनका उद्देश्य है। इनके दिए हुए इंटरव्यू छपे हैं, ये देखिए, ये इंटरव्यू के सारे लिंक आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे। और ये फिर ट्रेंड चलाते हैं कि स्वामी जी को अरेस्ट किया जाए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं और एपिसोड को खत्म करता हूं कि अरेस्ट करने का काम पूज्य स्वामी जी का होना चाहिए या ऐसे ढोंगी, आडंबरी और पाखंडी नीम हकीमों का होना चाहिए? धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।